दोस्तों आज हम बात करेंगे द कर्नाटिक वॉर्स की। आई कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी जब मैं द कर्नाटिक वॉर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो हैं वो शायद अंग्रेज़ी अच्छे से ना समझते हों एंड देयर वुड बी सम पीपल who are more confident in English. So please pardon me for switching between English and Hindi. So why am I talking about the Carnatic Wars? The reason is ये जो द कर्नाटिक वॉर्स थे ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके बाद दक्षिण भारत में इन साउथ इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनी strengthened its positions against the French East India Company. You know that French also had their East India Company. A second important thing to note is that for historical analysis, ऐतिहासिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीन युद्धों में जो 1740 से लेकर 1760 के आगे तक चले, इसमें मराठों का कोई योगदान नहीं था। उस समय मराठे जो थे वो उत्तर भारत में दे वर फाइटिंग विद द मुगल्स एज वेल एज द अदर डोमिनेंट फोर्सेस इन नॉर्थ इंडिया। सो while the Marathas were busy in the north, the two principal European powers in India, the French and the East India Company, they were trying to consolidate their positions down south along the Bay of Bengal. And this was probably a critical mistake that the Marathas did. They avoided, or rather they did not analyze what was going down south, because ultimately जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उदय हुआ भारत में, इट वॉज नॉट थ्रू द लैंड बॉर्डर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इट वॉज थ्रू द बे ऑफ बंगाल साइड, right? So they controlled the coast. After the wars of Carnatic, the East India Company had a full control of at least the southeastern coast of India, right? But before we start talking about the wars of Carnatic or the Carnatic wars, let's try to understand some basic terms. यहाँ पे द शब्द जो कर्नाटिक है, इट डजेंट रिफर टू कर्नाटक। कर्नाटक तो अभी आज का एक राज्य है जो आंध्र प्रदेश के वेस्ट में है और केरल के नॉर्थ में है। यहाँ हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट स्टार्टेड फ्रॉम केप ऑफ कॉमोरिन और कन्याकुमारी राइट अप टिल नॉर्दर्न तमिलनाडु। And the key parts of this Carnatic region were Adyar, Cuddalore, Nagapattinam, and obviously Madras. Now let's look at how was the history evolving prior to the Carnatic Wars. In 1707, Aurangzeb died. He died in the Deccan. He failed in the pursuit of the of the Marathas. औरंगज़ेब के बाद उनका अगला जो बादशाह, मुगलों का जो अगला बादशाह था वो बहादुर शाह था। वो थोड़ा सा ताकतवर था, औरंगज़ेब के बराबर, ही वॉजंट दैट पावरफुल एज औरंगज़ेब, एंड बट ही couldn't survive much and he died after he gained control of the Mughal Empire in 1707 but died in 1712. After him came Jahadar Shah and a few other Mughal emperors, but they were very weak. In fact, we should not even be calling them as emperors. They were just kings. They were emperors just by namesake. Now, taking advantage of this weak political situation, a few Mughal princes, or I would say high officials, decided to take advantage. उन्होंने स्थिति का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। जैसे अवध में अवध का नवाब जो था उसने अपना स्थापित कर लिया, और निज़ामुल मुल्क जो था, निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद कर लिया। अब निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के बाद उसका लड़का नज़ीर जंग और नसीर जंग का जो लड़का या निज़ामुल मुल्क का जो पोता था, उन दोनों के बीच में एक पावर स्ट्रगल हो गया कि कौन निज़ाम का हैदराबाद का अगला निज़ाम बनेगा। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनीज़ ने। तो ये एक प्रमुख पृष्ठभूमि है कर्नाटिक वॉर्स की। तो 3 कर्नाटिक वॉर्स हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इस वीडियो में वी टॉक अबाउट द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। इसी के साथ में हम चलते हैं कर्नाटिक रीजन। कर्नाटिक रीजन का उस समय एक नवाब होता था, उसका नाम था दोस्त अली खान। सो दिस दोस्त अली खान वॉज एन ऑटोनॉमस नवाब ऑफ कर्नाटिक। He was autonomous because technically he still reported to the Nawab of Hyderabad, but he took all decisions independently. सारे निर्णय अपने आप में ही लेता था।
अब दोस्त अली खान साहब की डेथ के बाद दो और वारिस खड़े हो गए, एक चांदा साहब और एक मोहम्मद अली। चांदा साहब जो थे वो दोस्त अली खान के सन इन लॉ थे, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ चांदा साहब, एंड देन देयर वॉज अनदर कंटेंडर टू द थ्रोन मोहम्मद अली। सो जो चांदा साहब जो थे, चांदा साहब वॉज फेवर्ड बाय द फ्रेंच and Muhammad Ali was favored by the East India Company. Likewise, in Hyderabad, the son Nasir Jung was favored by the East India Company, and Muhammad Ali was favored by the French East India Company. So इस प्रकार से जैसे जैसे लोकल शासक कमज़ोर होते गए, वैसे वैसे एक्सटर्नल जो पावर्स थी, दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ द लोकल किंगडम्स, राइट। अब हम आते हैं 1740 के आसपास। इन 1740 अ 7 year वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन जिसे हम कह सकते हैं, ब्रोक आउट इन यूरोप। अब आप सोचेंगे कि यूरोप का यहाँ से क्यों मतलब, वो इसलिए मतलब क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया की जो एक रानी थी उसकी मृत्यु के बाद अ क्वेश्चन अरोज कि ऑस्ट्रियन एम्पायर का कौन सक्सेसर बनेगा। So on one side of the struggle were the mainland powers like France and Hungary and all, और दूसरी तरफ जो थे वो थे यूके, यूनाइटेड किंगडम, राइट। सो इन दोनों जो पावर कैंप्स में जो स्ट्रगल था, इट स्पिल्ड ओवर टू देयर पोजेशंस इन अल्टीमेटली इन इंडिया ऑल्सो, लेकिन इमीडिएटली वो स्पिल ओवर नहीं हुआ, राइट। दोनों जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो तब भी दोनों के रिलेशंस दे वर क्वाइट स्मूथ। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता था, देयर वाज अ हिस्टोरियन कॉल्ड डॉडवेल। सो डॉडवेल सेज दैट देयर वर इंस्टेंसेस व्हेन द फ्रेंच यूज्ड टू ट्रांसफर देयर goods and articles from Pondicherry to Madras. Pondicherry was a French territory. It had a French factory, and Madras was in the area of the British East India Company. So हालांकि दोनों में काफ़ी cordial relations थे, फिर भी कुछ ऐसा वक्त आया कि जब दोनों के relations जो थे ख़राब हो गए, और इन relations को ख़राब करने में I would say a major part was played by a French general called Dupleix, right? Dupleix came to India in 1715, and in 1742 he had become the French governor of the French East India Company. अब हुआ ये कि 1746 के आसपास फ्रेंच लोगों के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण कर दिया, और उसके कारण क्या हुआ, इन लोगों ने, जो फ्रेंच लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मद्रास था उसको कैप्चर कर लिया। मद्रास को कैप्चर करने के बाद उनका ये प्लान था कि वो एक अपने अनवर अली खान नाम के एक सपोर्टर को ये मद्रास दे देंगे। लेकिन जो नवाब ऑफ कर्नाटक था उस समय, उसने अपनी 10,000 लोगों की एक सेना भेजी, एंड ही वांटेड टू रिकैप्चर मद्रास, बट ही अल्टीमेटली फेल्ड। उसके बाद एक और बैटल हुआ, बैटल ऑफ अड्यार। बैटल ऑफ अड्यार वाज फॉट बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जीते। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब हम कड्डलोर में आक्रमण करते हैं। कड्डलोर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिस था। कड्डलोर इज़ साउथ ऑफ तमिलनाडु, साउथ ऑफ मद्रास, चेन्नई आज जिसे बोलते हैं। तो वहाँ उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की, बट वहाँ पर दे वर डिफीटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बीच इन दोनों लोगों के बीच में समुद्र में भी लड़ाई हुई। देयर वाज अ बैटल फॉट बिटवीन बोथ द टू पावर्स इन नागपट्टनम, इन बे ऑफ बंगाल। लेकिन नागपट्टनम के बाद के युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेवल फ्लीट थी, इट वेंट नॉर्थवर्ड्स टूवर्ड्स बंगाल। सो फार द फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटक was won by the French East India Company. इस बीच द सक्सेशन वॉर जो था यूरोप में ऑस्ट्रिया का, वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद दोनों पावर्स में एक संधि हुई। उस संधि के अनुसार क्या हुआ, उस संधि के हिसाब से द फ्रेंच गेव मद्रास बैक टू द ब्रिटिश, एंड द ब्रिटिश गेव देम अ फोर्ट्रेस इन नॉर्थ अमेरिका, राइट। सो ये जो संधि हुई थी, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ आचेन।
Aachen या Aixley Chapels. Aixley Chapels is a small town in Europe, and there was a treaty that was signed between the major powers that fought in the 7-year succession war for Europe, and that was how the first war of Carnatic also, came to an end. तो इसमें हमको एक we in this first war of Carnatic, we see the entry of a very important person in the whole conflict, and that was Robert Clive. So Robert Clive at that time was a junior person in the whole war, and in fact he was captured by the French in Madras, but he escaped. And later then he was a part of the siege of Cuddalore. जैसे हम बता रहे थे ना कि Cuddalore के ऊपर भी फ्रेंच ने हमला किया था, but then he was successful in defending. He was a part of the army that successfully defended Cuddalore against the French. और यही रॉबर्ट क्लाइव साहब बाद में जाकर भारत के गवर्नर जनरल बने, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ प्लासी में विजय दिलवाई. So this is the first part of the war of Carnatics. Wars of Carnatic that I'm going to share with you. अगर आपको ये वीडियो आपको समझ में आया, if you liked it, please like and subscribe it so that I can come to you with more such videos. Thank you.